हेलो एवरीवन। आज के आर्टिकल में हम गौर करेंगे कि क्या एशिया प्रशांत का लीडर बनेगा भारत। हमारा यह आर्टिकल एशिया प्रशांत की राजनीति के संदर्भ में है। इसमें एशिया प्रशांत व्यवस्था के संदर्भ में भारत की भूमिका को लेकर चर्चा की गई है और साथ ही इसके दूसरे पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। हमारा यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं मेरे यानी आतिफा के साथ। नेपोलियन बोनापार्ट ने चीन के लिए कभी कहा था कि वहां एक दानव सो रहा है, उसे सोने दो क्योंकि जब वो जागेगा तो पूरी दुनिया को हिला देगा। 18वीं सदी के अंत या 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नेपोलियन द्वारा चीन पर की गई ये टिप्पणी क्या गहन अध्ययन पर आधारित थी या महज एक भविष्यवाणी थी? यह नेपोलियन ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा चीनी दोहन की प्रकृति को देख रहा था, जिसकी वजह से अनायास ही उसने ऐसा कहा, या फिर वो चीन की भू राजनीतिक हैसियत की हकीकत जानता था और शायद उसकी भौगोलिक, मानवीय व आर्थिक संभाव्यता को भी। इतिहास के पन्नों पर दर्ज इबारतें तो यही बताती हैं कि उसने जो भविष्यवाणी की थी उसका परिप्रेक्ष्य यूरोपीय उपनिवेशवादी ताकतों द्वारा चीनी तरबूज या चाइनीज मेलन को मिल बांट कर खाने से उपजी प्रतिरोध की शक्ति में निहित मालूम पड़ता है। शेष आयाम शायद बाद में जोड़ दिए गए, विशेषकर तब जब चीन ताकत हासिल करने के साथ साथ आक्रामकता की शक्ति प्राप्त कर गया और उसका रणनीतिक ढंग से प्रदर्शन भी करने लगा। बात कुछ भी हो, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि उसकी भविष्यवाणी सही निकली। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका प्रभाव न केवल उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के इर्द गिर्द तक सिमटा है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में घटने वाली लगभग गहरी राजनीतिक घटना या भू सामरिक रणनीति तक विस्तृत होता है। माओ से तुंग से शी जिनपिंग तक के चीनी कम्युनिस्ट दौर में चीन जिन बदलावों या पहलों का साक्षी बना, उसे उस पूंजीवादी दुनिया और उसके आर्थिक व राजनीतिक नेतृत्व ने अन्वेषी, भविष्यवादी और अनुकरणीय करार दिया। गौरतलब है कि शेष दुनिया भी उसके आर्थिक और सैनिक मॉडल की तरफ देखने लगी, जिससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस की तरफ देख रही थी। दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञों ने इसका कुछ उसी तरह प्रचार प्रसार किया जैसा कि कभी ब्रिटिश आर्थिक मॉडल का किया गया था, या अमेरिका ब्रिटिश आर्थिक मॉडल यानी रीगनो थैचरनॉमिक्स का किया गया था। लेकिन साल 2008 की घटना ने इस विचारधारा को तब और बल प्रदान किया जब विश्व बैंक के कुछ आर्थिक विशेषज्ञों ने डिकपलिंग के सिद्धांत को प्रतिपादित कर चीन को भविष्य का नेता बना दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये तय कर दिया कि अब नए वैश्विक संयोजनों और वैश्विक आयामों के लिए अगुवाई करने की जिम्मेदारी चीन की है, अमेरिका की नहीं। इतना सब जानने के बाद चलिए समझते हैं कि चीन एक वैश्विक संयोजक के रूप में कैसे उभरा। दरअसल शी जिनपिंग ने पहले शंघाई और फिर बीजिंग में कुछ वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करने की दिशा में कदम बढ़ाए थे। इन संस्थाओं को न्यूयॉर्क या पश्चिमी दुनिया की अन्य राजधानियों में स्थापित और पश्चिमी डाइवर्स के जरिए संचालित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्रतिद्वंदिता करने के लिए बनाया गया था। चीन ने इसका फायदा उठाया और एशियाई देशों की नव विकासवादी परिकल्पनाओं को पंख देने के लिए आगे बढ़ा। इस दिशा में पहला निशाना बने एशियाई देश, जिन्हें कर्ज देकर उसने अपने ऋणजाल या डेट ट्रैप में फंसाया। ये कर्ज ऊपरी तौर पर तो इन देशों के विकास के लिए दिए गए वित्तीय सहयोग के रूप में था, लेकिन जल्द ही देखने में यह आया कि उनकी राष्ट्रीय परिसंपत्तियां एवं गारंटीज चीन की सरकार या वित्तीय संस्थाओं द्वारा गिरवी रख ली गईं। और आज ज्यादातर पूर्वी एशियाई और भारत को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश चीन के ऋण जाल में फंसे हुए हैं। शी जिनपिंग का अगला और सबसे महत्वाकांक्षी कदम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रहा। दरअसल ये परियोजना सही अर्थों में चीनी किस्म के नव उपनिवेशवाद यानी कोलोनाइजेशन विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स की है। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह घोषणा करने का साहस जुटा लिया कि वर्ष 2049 तक चीन का लक्ष्य शक्ति के रूप में दुनिया का नेतृत्व करना होगा। अन्य सैन्य तैयारियों के साथ ही चीन मलक्का से जिबूती तक अपनी मैरीटाइम शक्ति का विस्तार सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए काशगर से ग्वादर तक एक ऐसी सैनिक आर्थिक दीवार का निर्माण कर रहा है जो भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है।
अगर कोविड-19 महामारी के कारण चीन बेनकाब न हुआ होता तो दुनिया के अंदर उसके प्रति ट्रस्ट डेफिसिट न बढ़ा होता और आंतरिक चुनौती के कारण शी जिनपिंग बैकफुट पर आने के लिए विवश न हुए होते या चीनी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब न हुई होती तो चीन किसी नए इतिहास को लिखने की कोशिश में होता। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्या दुनिया अब किसी देश को ध्रुव या शक्ति केंद्र के रूप में स्वीकार करना चाहेगी? वर्तमान राजनीतिक मनोविज्ञान तो इसके पक्ष में नहीं है और बीजिंग के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अमेरिका अपने अंदर के दबावों के चलते बिखराव और शक्तिहीनता का पर्याय बन जाए तो बात अलग है। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के ध्रुव या शक्ति केंद्र के रूप में कौन है। अगर चीन की बात करें तो चीन इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसे यूएस हब एंड स्पोक्स मॉडल को कमजोर करना पड़ेगा, जो कमोबेश पिछले 7 दशकों से एशिया के सुरक्षा ढांचे का एक हिस्सा बना हुआ है। हालांकि इस मॉडल में अमेरिका केंद्र में रहा है और जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देश स्पोक्स के रूप में रहे हैं। पिछले 1 दशक के अंदर ट्रांस पैसिफिक में परिवर्तन भी हुए हैं। इनमें पहला प्रमुख परिवर्तन है 2017 में आसियान की मनीला बैठक के दौरान इंडो पैसिफिक क्वाड्रिलेटरल डायलॉग या क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग का नए अवतार में आना। इसके बाद दूसरा परिवर्तन सितंबर 2021 में ऑकस के रूप में त्रिपक्षीय सुरक्षा संधि या ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट के रूप में हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हैं। इन दोनों संगठनों को हम इस तरह से देख सकते हैं। क्वाड इंडो पैसिफिक में मुक्त गतिविधि और संबद्धता या कनेक्टिविटी के जरिए ब्लू वाटर इकोनॉमी और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की दिशा में व्यापक संभावनाओं के द्वार के रूप में है। हालांकि इसमें कुछ खामियां भी हैं और कुछ व्यावहारिक गलतियां भी, इसलिए ये अपने उद्देश्यों को पूरी तरह पाने में सफल हो पाएगा ये मानना अभी गलत ही होगा। यही नहीं, इसमें इंडो पैसिफिक में अमेरिकी उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पूरा करने की न ही विशेषता है और न ही सामर्थ्य है। दरअसल अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है वो अटलांटिक क्षेत्र के नाटो जैसा नहीं है। हालांकि इसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टियों से देखा जा सकता है। सकारात्मक की बात करें तो वो ये है कि शीत युद्ध काल के किसी भी संगठन में दक्षिण पूर्व या पूर्वी एशिया के देश शामिल होना नहीं चाहेंगे, जबकि नकारात्मक ये कि अमेरिका अगर वास्तव में ट्रांस पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करता है तो फिर वो एक वास्तविक एशियाई सुरक्षा तंत्र खड़ा करने की पहल क्यों नहीं करता। अगर अमेरिका सुरक्षा का क्षेत्रीय व्यवस्था आधारित मॉडल तैयार करे तो ये शायद ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान द्वारा स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसा मंच है, लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य आपसी विश्वास बहाल करना है, न कि एक पुख्ता रणनीतिक सुरक्षा ढांचा तैयार करना। लेकिन ऐसा अमेरिकी पहल पर नहीं बल्कि भारत या जापान की पहल पर ही हो सकता है। इससे पहले अभी भारत को और मजबूत होने की जरूरत होगी ताकि इन देशों को ये भरोसा हो सके कि भारत हर हाल में हमारी रक्षा करने में सक्षम होगा। दुनिया जानती है कि भारत और चीन के किस तरह के संबंध हैं तथा भारत का आर्थिक क्षेत्र और सैनिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मानवीय शक्ति के क्षेत्र में भी असाधारण पोटेंशियल है। अब इस सब के बाद ये सवाल उठता है कि एशियाईकरण की आवश्यकता क्यों है। तो दरअसल दक्षिण पूर्व या पूर्वी एशिया में अमेरिका ने जिस तरह के संगठनों या गठबंधनों की स्थापना की है वो अमेरिकी शक्ति एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एशियाई या क्षेत्रीय सुरक्षा की मौलिक जरूरतों के लिहाज से नहीं। एशिया में जो भी सुरक्षा तंत्र तैयार हो उसका एशियाईकरण आवश्यक होगा। इस दृष्टि से भारत और जापान के साथ साथ दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया का सैन्य दृष्टि से मजबूत होना और कॉमन इंटरेस्ट के क्षेत्र विकसित कर उन पर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना बेहद जरूरी होगा। ऐसा इसलिए जरूरी है कि एशिया के बहुत से देश स्वतंत्र और समावेशी दृष्टिकोण वाले हैं जो किसी भी ध्रुव या शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इंडोनेशिया इनमें से एक है जो एशिया में चीन और अमेरिका वाले किसी भी ध्रुव को या उसके वर्चस्व को स्थापित होने देने का पक्षधर नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि इस क्षेत्र में आसियान केंद्रित समावेशी सुरक्षा विकल्प विकसित हों। उसका मानना है कि ऐसा कोई भी ध्रुव या उसके वर्चस्व वाला संगठन दक्षिण पूर्व एशिया को एक नए शीत युद्ध का मैदान बना देगा। यही स्थिति अन्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की है। बहरहाल चीन भू राजनीतिक हस्तक्षेपों सहित अपनी कुछ विशिष्ट शैलियों में कोई बदलाव लाने वाला नहीं है। अभी तो संभावना ये दिखती है कि वो जल्द ही ताइवान से कोई नई शुरुआत कर सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि साल 1979 में ताइवान रिलेशनशिप एक्ट बना था
जो अमेरिका और ताइवान के संबंधों को स्पष्ट करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ताइवान स्ट्रेट में यथास्थिति को बदलने के लिए चीन द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास अमेरिका के लिए खतरा माना जाएगा। लेकिन जब अमेरिका ने ही चीन के वन कंट्री टू सिस्टम के मंत्र को स्वीकार कर लिया, तब उससे कितनी और कैसी अपेक्षा की जा सकती है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने इससे परे जाकर कुछ संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए जिसके भू राजनीतिक या भू सामरिक मायने हो सकते हैं। फिलहाल तो चीन की आंतरिक चुनौतियां, शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं और चीनी गिद्ध दृष्टि की त्रिकोण मिति को देखना होगा। अब इस सब के बाद जो अगला सवाल मन में आता है वो ये कि क्या भारत विश्व कल्याण का एजेंडा तय करेगा। तो साल 2023 की G20 की अध्यक्षता प्राप्त करने के बाद भारत के पास अगला एक वर्ष नई विश्व व्यवस्था में कुछ एजेंडे तय करने का है, जो विशेषकर विकासशील दुनिया के लिए हितकारी, वैश्विक प्रगति व शांति के लिए महत्वपूर्ण हो। भारत ने बीते 2 सालों में वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 से लड़ने और दुनिया के साथ वैक्सीन मैत्री स्थापित कर जो स्थान प्राप्त किया है, दुनिया के देश अभी उससे बहुत पीछे हैं। भारत की इस दिशा में हुई पहलों और सफलताओं ने उसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुनर्परिभाषित करने का काम किया है। इससे भारत को न केवल साल 2023 बल्कि उससे आगे के सालों में भी दुनिया के एजेंडे तय करने और विशेषकर विकासशील देशों के लिए नेगोशिएट करने का अवसर मिलेगा। 21वीं सदी के शुरुआती सालों में जब गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील ने अपने साथियों के साथ बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स की परिकल्पना की थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था को हाथी की संज्ञा दी गई थी और चीनी अर्थव्यवस्था को टाइगर की। हाथी धीमा चलता है लेकिन उसका पोटेंशियल अधिक होता है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। हाथी अपने पोटेंशियल के साथ टाइगर की रफ्तार पकड़ रहा है और चीनी ड्रैगन टाइगर की बजाय लैमडक बनता नजर आ रहा है। गौरतलब है कि नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन द्वारा पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था के लिए लैमडक शब्द का प्रयोग किया गया था। ये अर्थव्यवस्थाएं 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में संकट में आ गई थी, जबकि उस समय तक ये एशियन टाइगर्स के नाम से जानी जाती थी। आज जब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी और महंगाई से जूझ रही हैं, तब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसा बहुत से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और विश्व बैंक, IMF तथा ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स आदि अपने पूर्वानुमान में व्यक्त कर रहे हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की विकास दर 6.9% के आसपास रहेगी, जबकि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स वर्ष 2026 तक इसके 7.6% और 2030 की शुरुआत तक 8.5% तक पहुंचने की बात कह रहा है। वैसे अभी कुछ वर्ष पहले तक जो देश 11वें स्थान पर ठहरा हुआ था, वो वर्ष 2022 में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये भारत के लिए केवल आर्थिक छलांग ही नहीं है, बल्कि 135 करोड़ भारतीयों में नए आत्मविश्वास और नवस्फूर्ति के साथ वैश्विक प्रतियोगिता में भाग लेकर सफलता अर्जित करने का संकेत भी है। वैसे ये गति अब हाल फिलहाल में थमने वाली भी नहीं है। IMF के पूर्वानुमानों के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मोर्चे पर व्यापक आयाम निर्मित कर चुका है, जो भारत की वैश्विक मामलों की स्वीकारोक्ति को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। अगर हम केवल ट्रांस पैसिफिक या इंडो पैसिफिक की बात करें, तो भारत ने मुक्त, खुली, समावेशी व नियम आधारित मंच के जरिए इस क्षेत्र में कनेक्ट बनाने में कामयाबी हासिल की है। समरकंद शिखर सम्मेलन में भारत ने SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण कर सिक्योर अर्थात सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संबद्धता, एकता, संप्रभुता का सम्मान एवं क्षेत्रीय अखंडता तथा पर्यावरण को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है। इसकी पहल भारत ने साल 2018 में किंगदाओ शिखर सम्मेलन में की थी। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जापान के अपने समकक्ष प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ बैठक की थी। इसमें उन्होंने भारत जापान रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। ध्यान रहे कि अभी हाल ही में 3 बिंदुओं पर जापान एक नई पहल करता हुआ दिखा है। इसमें पहला बिंदु अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में अपने वक्तव्य में जापान के व्यापार और उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा का एक कथन है। दरअसल उन्होंने कहा था कि अमेरिका और उसके जैसी सोच रखने वाले दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को एक नई वैश्विक व्यवस्था के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। उनका तर्क है कि शीत युद्ध के बाद मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्थाओं के कारण तानाशाही ताकतों को मजबूती मिली है। इस संदर्भ में उनका इशारा
बीजिंग और मॉस्को की तरफ था। बात करें दूसरे बिंदु की तो इसके रूप में दिसंबर 2022 में जापान की रक्षा रणनीति में बदलाव लाने का निर्णय है। इसका मकसद जवाबी कार्रवाई के लिए सैन्य क्षमता में वृद्धि करना है, यानी जापान एक नई एशियाई सैन्य शक्ति बनने की चाहत रखता है। और तीसरा बिंदु जनवरी 2023 में भारत के साथ जापान द्वारा पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास करना है। जापान की राजधानी टोक्यो के पूर्वोत्तर में ह्याकुरी एयरबेस पर चलने वाला ये 11 दिवसीय युद्धाभ्यास जटिल माहौल में हवाई युद्ध लड़ने सहित कई तरह की लड़ाई के लिए प्रशिक्षण हासिल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जापान को ये पता है कि चीन केवल अर्थव्यवस्था के कारण अपना दबदबा कायम करने में सफल नहीं हुआ है, बल्कि इसमें सैन्य ताकत कहीं ज्यादा निर्णायक है। इसलिए जापान को भी आर्थिक ताकत के साथ साथ सैन्य शक्ति बनना होगा। और इसी दिशा में आगे जाने के लिए जापान ने अपने रक्षा खर्च को 2 गुना बढ़ाकर जीडीपी के 2% तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि साल 2027 तक जापान $320 अरब रक्षा पर खर्च करेगा। जापान का ये डिफेंस बिल्डअप प्लान वार्षिक बजट में $73 अरब की वृद्धि करेगा। इस वजह से अमेरिका और चीन के बाद जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़े रक्षा बजट वाला देश हो जाएगा। यहाँ खास बात यह है कि जापान इस दिशा में बढ़ते समय भारत का साथ चाहता है। तो चलिए अब इसके बाद ये जान लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो ये सच है कि G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अब भारत इस संगठन के अंदर आम सहमति बनाने की दिशा में कार्य करेगा। इसलिए दुनिया की 20 सबसे अधिक क्षमता वाली, सर्वाधिक प्रभाव वाली और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत को अपना एजेंडा तय करने का अवसर मिल सकता है। भारत विशेष रूप से ग्लोबल साउथ को लेकर आगे की शुरुआत करना चाहता है और संभावना है कि भारत की विदेश नीति इस दिशा में अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगी। भारत का प्रयास है कि कठिन से कठिन वैश्विक परिस्थितियों में वैश्विक कल्याण के लिए संयुक्त प्रयास हों। ऐसी स्थिति में वो एशियाई देश भारत पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, जो ये चाहते हैं कि एशिया में जिस व्यवस्था का निर्माण हो या जो वर्ल्ड ऑर्डर सुनिश्चित हो, उसका पूर्ण एशियाईकरण होना चाहिए। वो पूर्णतः पश्चिमीकृत अथवा अमेरिकीकृत ना हो। फिलहाल कई चीजें हैं जो भारत को विश्व व्यवस्था के केंद्र में लाने में समर्थ हो सकती हैं और भारत वैश्विक नीति निर्धारकों में सबसे आगे बढ़ने की क्षमता के साथ अपने लक्ष्यों को सुनिश्चित करते हुए विश्व कल्याण, विशेषकर विकासशील देशों के कल्याण का एजेंडा तय करने में सफल हो सकता है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न है, एशिया प्रशांत व्यवस्था के एशियाईकरण में भारत की क्या भूमिका हो सकती है? स्पष्ट कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।